नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इस सीरीज के 3 पार्ट डिस्कस किए, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को जाना जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में समान रूप से उपयोगी हैं, विशेषकर एनटीपीसी और ग्रुप डी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है, इनमें से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? पारद, अल्कोहल, ईथर या पानी? तो पारद को बोलते हैं पारा, पारद को पारा बोलते हैं। यानी इसमें से कौन सा सर्वोत्तम सुचालक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑप्शन डी, पानी। पानी के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल वाष्प। जल वाष्प, देखो सूर्य ताप के होता क्या है, ये जानना जरूरी है। देखो इसमें क्या होता है कि सूर्य से जो लघु तरंगों के रूप में आने वाला प्रकाश होता है, आने वाली किरणें होती हैं, उसे सूर्य ताप कहते हैं या सौर ऊर्जा कहते हैं। अब इसकी स्पीड जो होती है प्रकाश की, वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और पृथ्वी से सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 96 लाख किलोमीटर। तो अब यहां से देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, अब इसे कवर करने में टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और इसके मैक्सिमम जो सूर्य तपन होता है, इसके मैक्सिमम पार्ट को कौन? जल वाष्प अवशोषित कर लेता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर, पृष्ठीय ताप पर या घनत्व पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय ताप पर, यानी ऑप्शन सी। अब वो क्यों हो जाएगा? अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन से टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर कौन सा कलर होता है। तो जैसे अभी रेड, अगर रेड को देखा जाए तो ये होता है 3000 केल्विन। इसके बाद में होता है ऑरेंज, फिर येलो, फिर वाइट और फिर होता है ब्लू। ठीक है, और ऑरेंज कितने पे होता है? 4000 केल्विन, येलो होता है 6000 केल्विन और वाइट होता है 10,000 केल्विन और ब्लू हो जाता है 25,000 केल्विन। यानी कि हमने देखा यहां तक कि विभिन्न टेम्परेचर पर विभिन्न प्रकार के हमें कलर मिलते हैं। तो इसमें जो भी टेम्परेचर, किसी पृष्ठीय ताप का टेम्परेचर इतना होगा किसी भी नक्षत्र का, वो उसी के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी पाषाण खंड को, यानी स्टोन ब्लॉक की बात हो रही है, स्टोन ब्लॉक की बात हो रही है, खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान क्या डॉट में पानी को विस्थापित कर देता है। तो विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व, घनत्व, द्रव्यमान या आयतन, इनमें से किसको विस्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। अब जब देखो किसी भी बीकर में या किसी ग्लास में भी अगर पानी भरा हुआ है, अगर आप बर्फ का टुकड़ा भी अगर उसमें डालोगे ना, तो पहले से ही वो ऐसे डूब जाता है। यहाँ पे ये ब्लॉक होता है ना, ऐसे डूब जाता है। अब उसने ना पहले से अपने आयतन के बराबर
पानी को विस्थापित कर दिया है। अगर ये पिघल भी जाएगा तो ये पानी ऊपर नहीं निकलेगा, ऊपर फ्लो नहीं होगा, जबकि उतना ही रहेगा जितना पहले है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अधिक जलन किस में पैदा होती है? गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, पिघलती हुई प्लावी बर्फ या भाप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाप। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, लेटेंट हीट ज्यादा होती है। पानी को गर्म करते हैं जब उबलता है, जब भाप बनकर उड़ता है, तभी तो ये भाप, यानी इसका टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक यानी इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होगी, इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होगी, इसलिए इसमें जलन ज्यादा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और मसृण, काला और खुरदरा, सफेद और खुरदरा, सफेद और मसृण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला और खुरदरा, ऑप्शन बी। क्या देखो, जब किसी भी वस्तु का पृष्ठ जो होता है वो खुरदरा होगा तो उसमें ऊष्मा टकराएगी, यानी ज्यादा अवशोषित होगी, और काले में होती है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि काला कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है। आपने एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपने ये भी देखा होगा कि कुकर जो होते हैं, आज के मॉडर्न डे में कुकर जो आ रहे हैं, उनके नीचे इस टाइप का खुरदरा सा आता है, उसकी तली जो होती है वो खुरदरी सी होती है, जिससे वो अधिक से अधिक ऊष्मा का अवशोषण कर सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार लेंस? देखो, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अब पहले ये समझते हैं कि दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष होता क्या है। इसमें व्यक्ति को नजदीकी वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस चाहिए। लेकिन उत्तल लेंस किसके लिए चाहिए होता है? वो चाहिए होता है दूर दृष्टि दोष, यानी हाइपरमायोपिया। उसमें क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी, अवतल लेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, यह नीले रंग को अवशोषित कर लेती है, यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, या यह नीले रंग सहित सभी रंगों को संक्रमित करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए, यह नीला रंग संक्रमित करती है, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में तारे चमकते हैं, किस कारण चमकते हैं? ऑप्शन ए, अनेक परावर्तनों के कारण, अनेक अपवर्तनों के कारण, पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनेक परिवर्तनों अपवर्तनों के कारण। यानी अपवर्तन, देखो होता क्या है कि जैसे अभी कोई माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है, रेयर माध्यम है यानी विरल, और नीचे सघन है, ऊपर विरल और नीचे सघन माध्यम हो, तो क्या होगा? ऊपर से ये आपतित किरण आएगी, आपतित किरण। अगर नीचे सघन माध्यम है तो ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, ये थोड़ा सा अवलंब की ओर झुक जाएगी, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या देखा कि ये सघन से अगर विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो ये किरण क्या आपतित किरण हो जाएगी, ये क्या होगा? ये अवलंब से थोड़ी दूर चली जाएगी। तो यानी प्रकाश की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो इसलिए हमें ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। कई सारे अपवर्तन, बहुत सारे माध्यम मिलते हैं हमें बीच में, और उसमें बहुत सारे अपवर्तन होते हैं, कई बार अपवर्तन होते हैं। तो इन्हीं के कारण, जो अनेक अपवर्तन होते हैं, इन्हीं के कारण रात में तारे चमकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरण है, एक्स किरण है,
अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड यानी इसमें कौन सी रेज यूज होती हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक रेज जो होती है वो यूज की जाती हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन, बेबरल, बॉर्नलीव, मैरी क्यूरी। इनमें से किसने की थी बताओ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉन्टजन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब ये मिलता कहाँ पर? यानी मध्य मंडल। ये कितनी ऊंचाई पर होता है? ये होता है पृथ्वी तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर यानी 80 किलोमीटर पे पहुंच जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसका टेम्परेचर। अब इस समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। ये होता है 18 से 50 किलोमीटर तक। 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। ये पृथ्वी तल से 18 से 50 किलोमीटर तक के बीच में ये लेयर होती है, उसे बोलते हैं। इसमें वायुयान उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों? कि इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं होती, जैसे आंधी आना, बारिश होना, इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटित होती समताप मंडल में। इसलिए यह हमें वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श लेयर मानी गई है। नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल कितना होता है? यानी आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर कितना होता है? 80 से 400 किलोमीटर। 80 से 400 किलोमीटर के बीच का जो परत होती है उसे आयन मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। ये किसके लिए जानी जाती है? ये कम वायुदाब तथा परावैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता रहता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक पार्ट और डिस्कस करें इसमें कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्या होता है? जिसमें वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। यानी ये बारिश जो होती है, बारिश से आंधी तूफान जो ये सब आते हैं, ये सब किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। और ये कितनी ऊंचाई तक होता है? ये होता है पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर तक। पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, स्लेंडरी लेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? कि वर्णांधता जो होती है यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये वंशागति प्रॉब्लम है, वंशागति बीमारी है। तो इसके लिए किसी भी लेंस के प्रयोग से इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? वायु में, स्टील में, जल में या निर्वात में? तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें पूछा गया कि सबसे तेज किसमें यात्रा करती है, सबसे तेज किसमें यात्रा करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील, ऑप्शन बी। क्यों? देखो स्टील में जो ये इसकी स्पीड होती है वो होती है लगभग 5100 किलोमीटर, यानी 5100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और वायु में कितनी होती है? वायु में होती है 343 मीटर, सॉरी ये किलोमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर होगा, 5100 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 343 मीटर पर सेकंड। और जल में कितनी होती है? जल में होती है लगभग 1400 मीटर
पर सेकंड, 1400 मीटर पर सेकंड। और निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ध्वनि तरंगों को निर्वात से होकर संचरित नहीं किया जा सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयी दर्पण। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा परवलयी दर्पण, यानी ऑप्शन डी। इस तरह के कुछ होते हैं ना हेडलाइट जो होती हैं, यानी लाइट को बिखेरने के लिए, लाइट बिखरे दूर तक जाए इधर उधर तो हमें वस्तुएं क्लियर दिखाई दे, इसके लिए यूज करते हैं। अब देखो अवतल दर्पण किसके लिए यूज करते हैं? छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए, यानी कोई भी छोटी वस्तु हो उसको बड़ा करके देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए। जैसे आप नाई की दुकान पर जाते हैं तो जो मिरर लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं, क्योंकि बड़ा करके दिखे, बड़ा करके दिखे। तो कोई भी चीज हो जिसे हम बड़ा करके देख रहे हैं उसमें हम अवतल दर्पण का यूज करेंगे। यहाँ से आप ये विशेषकर ध्यान रखें कि जब एग्जाम में पूछता है ना तब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि अब इस पे क्या लगाएं। तो और ये उत्तल दर्पण किसके लिए यूज करते हैं? किसी बड़ी चीज को, किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके देखने के लिए। जैसे किसी भी व्हीकल के जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर, यहाँ पे क्या होता है हमें साइड देखनी होती है, तो पीछे जो बहुत बड़ा वाहन आ रहा है, बहुत बड़ा वाहन आ रहा है, उसे छोटा करके देखने के लिए यहाँ पे छोटा सा दिखाई देता है। इसमें अगर बड़ा करके देखें तो इसमें तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें एक बात ध्यान देना होगा, जो साइड मिरर होते हैं वो किसके होते हैं? उत्तल दर्पण के। और जो छोटी चीज को बड़ा करके देखने में काम आते हैं वो उसके लिए क्या यूज करते हैं? अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी, परवलयी दर्पण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? अब बताओ मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया को कहते हैं, देखो, अबिंदुता, समीप दृष्टि, दीर्घ दृष्टि या जरा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, समीप दृष्टि या निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। यानी इसमें हमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए हम किसका यूज करते थे? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करते थे हम इसके लिए, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है 50 सेंटीमीटर से अधिक या 25 सेंटीमीटर से अधिक या 25 सेंटीमीटर से कम या अनंत। ऑप्शन डी कह रहा है अनंत। अब बताओ ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मा के यानी दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंख में कहां पर फोकस होगा? दृष्टिपटल के सामने, ऑप्शन बी दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी दृष्टिपटल के ऊपर, या अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट के कारण नहीं, ब्लाइंड स्पॉट के कारण नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी दृष्टिपटल के सामने। जब हमारा निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं,
लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब पीछे किस में बनता है? हाइपरमायोपिया में, जिसमें हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी कह रहा है कि दृष्टि पटल के ऊपर यानी रेटिना पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी ना हो, यानी ना तो दूरदृष्टि दोष हो और ना ही निकट दृष्टि दोष हो, कोई भी दोष ना हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, तब हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी किस लिए किया जाता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, या ध्वनि की तीव्रता के लिए। यह क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर सही से दे दोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ध्वनि की तीव्रता के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। तो आपने अब तक 20 क्वेश्चंस को देखा, यानी ये 4th पार्ट था। अब तक 80 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और एक पार्ट अभी और आएगा। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वहां से हमने इनको कलेक्ट किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके सभी एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।